नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पॉलिटी में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संसद के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सीधा चलते हैं भारतीय संसद की तरफ। तो पहली चीज़ तो यही कि भैया संसद क्या होती है। ठीक, तो संसद किसी भी देश की वह सर्वोच्च संस्था होती है जहां पर देश के संबंध में विभिन्न समस्याओं, विभिन्न नीतियों पर विचार विमर्श किया जाता है और देश का भविष्य तय किया जाता है। ठीक, तो भारतीय संसद भी इसी प्रकार के कार्य करती है। तो पहला प्रश्न कि भारतीय संसद किस देश की संसदीय परंपरा पर आधारित है या किस देश की संसदीय परंपरा से प्रभावित है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्रिटेन से प्रभावित। ठीक, क्यों भैया? क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर लगभग 200 वर्ष राज किया। हमने उनकी ही प्रणाली से बहुत कुछ सीखा और उसी को अपना भी लिया। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। तो यह ब्रिटेन से प्रभावित। अगर ऑप्शन में ब्रिटेन ना दिया तो एक ऑप्शन आपको और मिल सकता है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली। ठीक, प्रणाली। ये वाला क्या है भैया? ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। लंदन में ही ब्रिटेन की संसद है और जहां पर संसद है उस मोहल्ले का या उस इलाके का नाम है वेस्टमिंस्टर। इसलिए भारतीय संसद को वेस्टमिंस्टर प्रणाली पर आधारित संसद कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं भारतीय संसद में कौन कौन से अंग हैं या भारतीय संसद के कौन कौन से हिस्से हैं। तो यदि हम देखें तो भारतीय संसद के 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक, राष्ट्रपति के बारे में हमने विस्तार से चर्चा कर रखी। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट पर जाएं और वीडियो को देख लें। तो राष्ट्रपति को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। वहीं राज्यसभा और लोकसभा की बात करें तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में तथा लोकसभा अनुच्छेद 81 में इसकी संरचना के बारे में वर्णन दिया गया है। लेकिन देखिए यहाँ आपको अनुच्छेद याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब राज्यसभा और लोकसभा को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है जहां से प्रश्न बन जाते हैं। तो राज्यसभा को देखिए नाम में ये राज्य धन सभा, ठीक, यानी कि राज्यों की सभा है। तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यों का प्रतिनिधित्व मतलब आपके देश में जितने भी राज्य, यानी कि कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन्हीं का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में होता है। ठीक, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है, अपर हाउस, उच्च सदन यानी कि अपर हाउस। इसे बुजुर्गों की सभा भी बोला जाता है। बुजुर्गों की क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आयु 30 वर्ष से हमेशा अधिक ही होती है। मोस्टली वह 40-45 के ऊपर तक का होता है। ठीक, तो इसे बुजुर्गों की सभा भी कहा जाता है। ठीक, अब देखिए लोकसभा के भी कुछ नाम हैं जिन्हें हम लोकप्रिय रूप में जनता की सभा, जनता की सभा, और एक और नाम है इसका निम्न सदन। ठीक, निम्न सदन या इंग्लिश में इसे लोअर हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस के नाम से जाना जाता है। बुजुर्गों की, अच्छा राज्यसभा में एक और पॉइंट लिख लेंगे, वरिष्ठ जनों की सभा। कहीं बुजुर्ग ना आए, वरिष्ठ शब्द आ जाए तब क्या करेंगे? ठीक, वरिष्ठ जनों की सभा। तो ये कुछ फैक्ट थे आपके भारतीय संसद से रिलेटेड। अब भारतीय संसद है कहाँ पर? संविधान के भाग 5 में वर्णन है इसका। कहाँ पर है भैया वर्णन? भाग 5। तो भाग 5 कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक। कुछ रटने की जरूरत नहीं, बिना मतलब का फैक्ट याद करके मत चलो। तो चलिए देखिए भारतीय संसद में ये 3 संस्थाएं ही क्यों शामिल की गई। एक प्रश्न तो ये भी मन में उठ सकता है। तो देखिए यदि संसद के कार्यों की बात करें भैया, संसद का कार्य, तो संसद का क्या कार्य होता है भैया? 2 कार्य होते हैं। एक होता है नीति परिकल्पना और एक कार्य होता है नीति निर्माण। नीति परिकल्पना का मतलब सोचना, नीति माने कानून। तो कानून
के बारे में सोचना कि देश में कैसे कैसे नियम होने चाहिए, कैसे कैसे कानून होने चाहिए, तो पहले तो सोचेंगे तभी तो कुछ बनाएंगे। ठीक, तो नीतियों के बारे में सोचना, फिर उन्हें बनाना। तो देखिए नीति बनती कैसी है। यदि भारत में नीति निर्माण की बात की जाए तो पहले नीति बनाने के लिए बिल या विधेयक, जिसे हिंदी में बोलते हैं बिल या विधेयक, यह प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा या राज्यसभा में। हम आगे इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में करते हुए निकल चलते हैं। ठीक, किसी भी बिल या विधेयक को लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर दोनों सदनों से पारित करा के यह बिल राष्ट्रपति महोदय के पास आता है। एक मिनट, ये लाइन गलत हो गई, चलिए। राष्ट्रपति महोदय के पास आता है और राष्ट्रपति महोदय जैसे ही उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह बिल जो होता है वह बन जाता है भैया एक्ट, जिसे हिंदी में आप अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो एक्ट या अधिनियम बनने के लिए ध्यान दीजिएगा, अब ये कानून बन गया। ठीक, जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे या कानून नहीं बनेगा, यह बिल या विधेयक ही बना रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि संसद का जो काम था नीति परिकल्पना और नीति का निर्माण, तो नीति के निर्माण में देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये 3 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भारतीय संसद में कितने लोग समाहित किए जाते हैं या कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। इस तरीके से आपसे बार बार प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारतीय संसद के कौन से हिस्से हैं, भारतीय संसद में कौन शामिल है या नहीं है, ऐसे करके प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद, ठीक, प्रधानमंत्री, ऐसे करके ऑप्शन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कौन सा नहीं है। तो उसमें राज्यपाल नहीं होगा, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद नहीं होगा शामिल। कौन शामिल होंगे? केवल 3 हिस्से शामिल होंगे, राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। ये थी आपके कुछ भारतीय संसद से रिलेटेड बेसिक जानकारी। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक एक टॉपिक। चूंकि हम राष्ट्रपति महोदय को विस्तार से पढ़ चुके हैं, इसलिए राष्ट्रपति जी को यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हैं नीचे जाके। यहाँ पर हम कवर करने जा रहे हैं सबसे पहले राज्यसभा की संरचना के बारे में, फिर उसकी शक्तियाँ, उसके उसके सभापति या उपसभापति के पावर्स, ये सारी चीज़ें हम करेंगे अभी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। आप लोग भी कॉपी पेन लेकर बैठिए और बनाते रहिए इसे धीरे धीरे, ताकि सिलेबस धीरे धीरे कवर होता रहे आपका। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना राज्यसभा का टॉपिक। तो ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भैया राज्यसभा है क्या। इसके फैक्ट करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि राज्यसभा है क्या या क्यों इसका गठन किया गया, ताकि पृष्ठभूमि आपको अगर पता होगी तो ये थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। आप कहीं डिबेट कर रहे होंगे, किसी से बात कर रहे होंगे, तो उसे भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने मैच्योरिटी के साथ पढ़ा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो राज्यसभा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि भैया राज्यसभा क्या है? राज्यों की सभा है, यानी कि इस सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। ठीक, अब यदि राज्यसभा की संरचना की बात की जाए, तो ये किस देश से प्रभावित है? तो इसे हम कह सकते हैं या अमेरिका से प्रभावित है। ठीक, अमेरिका से कैसे प्रभावित है? उदाहरण के लिए मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ, आप भी समझिएगा। कि जैसे हमारे देश में संसद में 2 सदन हैं कि नहीं, एक राज्यसभा और दूसरी लोकसभा, ठीक उसी प्रकार अमेरिका में 2 सदन हैं। एक का नाम है भैया सीनेट और एक का नाम है कांग्रेस। ठीक, तो अमेरिका में जो कांग्रेस है वो हमारी लोकसभा जैसी है, यानी कि कांग्रेस में जाने वाले व्यक्ति डायरेक्ट जनता द्वारा चुने जाते हैं। वहीं सीनेट हमारी राज्यसभा जैसी है। ठीक, यानी सीनेट में जो है वो प्रतिनिधित्व होता है राज्यों का। ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ भी राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। ठीक, अब देखिए, लेकिन हमने हूबहू अमेरिकी संविधान से इन चीज़ों को नहीं लिया या अमेरिका से इन चीज़ों को नहीं लिया, हमने अपने अनुसार इन्हें बदला है। कैसे? जैसे अमेरिका में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। 50 राज्यों से सीनेट में एक सदस्य जाता है, यानी अमेरिकी सीनेट में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है। लेकिन क्या हमारी राज्यसभा से प्रत्येक राज्य से एक सदस्य या युग है कि प्रत्येक राज्य से समान सदस्य जाते हैं? ऐसा नहीं है। इसलिए अमेरिकी सीनेट हमारे राज्यसभा से बिल्कुल भिन्न है। हालांकि कार्यप्रणाली कुछ सेम है लेकिन भिन्न है। ठीक, और देखिए ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिका में
अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, वहीं भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का मतलब क्या हुआ कि हमारे देश में राज्यों का कभी भी नाश किया जा सकता है, यानी राज्यों की सीमा को घटाया बढ़ाया जा सकता है, या नया राज्य भी पैदा किया जा सकता है, पुराना राज्य समाप्त भी किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। इसीलिए हम अमेरिका को क्या पढ़ते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के सभी राज्यों ने एकजुट रहने का निर्णय लिया था, इसलिए उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं। ठीक, इसलिए चलिए आगे चलते हैं, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ठीक अब देखिए, राज्यसभा का गठन भारत में किया क्यों गया। भारत में राज्यसभा का गठन इसीलिए किया गया ताकि केंद्र सरकार, यानी कि जनता द्वारा जो केंद्र सरकार चुनी जाती है, डायरेक्ट चुनी जाती है, लोकसभा के सदस्यों को जो चुना जाता है, तो केंद्र सरकार कभी भी निरंकुश न होने पाए, उस पर राज्यों का भी एक प्रकार से दबाव बना रहे, एक प्रकार से राज्यों के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी बनी रहे, इसलिए राज्यसभा का गठन किया गया। अन्यथा केवल लोकसभा होती तो क्या होता। उदाहरण के लिए एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल चीज़ करते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि मोदी जी को ढेर सारा सीट लोगों ने दिया, यानी ढेर सारा वोट दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। ठीक, ऐसे में यदि राज्यसभा ना होती तो क्या मोदी जी ये जो बड़े बड़े फैसले, चाहे वो सीए का फैसला हो, चाहे वो अनुच्छेद 370 के उपखंडों को हटाने का फैसला हो, क्या वो तुरंत ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे। लेकिन चूंकि राज्यसभा में उनका बहुमत ही नहीं था, ठीक, इसलिए वो कभी भी ये ऐसे निर्णय नहीं ले पाए, यानी राज्यों का कहीं ना कहीं क्या था, दबाव था, क्योंकि राज्यसभा में विपक्षी पार्टियों का या विपक्षी दलों का बहुमत था। ठीक, और संसद में कोई भी प्रस्ताव या संविधान संशोधन पारित कराने से पहले राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। समझ गए होंगे, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो देखिए, राज्यसभा निर्माण का जो औचित्य था वो क्या था कि सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। ठीक, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद का मतलब है कि एक दूसरे का हाथ थाम के चलना। ठीक, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, यानी कि राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार भी कदम ताल मिलाकर चले, या राज्यों की बात केंद्र सरकार भी माने। ठीक, वहीं यदि हम बात करें कि भैया भारत में द्विसदनी परंपरा, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि भारत में संसदीय परंपरा कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, जिसे वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि भारत में पहली बार 2 सदन कब हुए, अंग्रेजों ने आते ही तो भारत में संसदीय व्यवस्था नहीं चालू कर दी थी। पहली बार यदि बात करें तो पहली बार द्विसदनी व्यवस्था, इसीलिए मैं पहले कुछ चीज़ें लिख कर रखता हूँ क्योंकि आप इसमें टाइम जाता है लिखने के टाइम। द्विसदनी व्यवस्था कब हुई, तो पहली बार द्विसदनी व्यवस्था भारत में स्टार्ट हुई थी 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। ठीक, रट्टा मारेंगे, एग्जाम में आता है, भारत शासन अधिनियम द्वारा, जिसमें आगे आप इतिहास में पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा सारे अधिनियम में, एक जगह पढ़ाऊंगा मैं इतिहास में, या इसी पॉलिटी के चैप्टर में इसके इतिहास में पढ़ाऊंगा कि इसी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही क्या हुआ था कि आपके देश में द्विसदनी परंपरा स्टार्ट हुई, साथ में ही प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। अब ये द्वैध शासन क्या है उसमें जाऊंगा तो ये टॉपिक रह ही जाएगा, इसलिए शुरू करते हैं अब अपने फैक्ट की तरफ। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि राज्यसभा का औचित्य क्या है, अस्तित्व क्यों है। ठीक, अब देखिए इसके सीटों की संख्या की बात करें तो यह अनुसूची 4 में वर्णित है। रट्टा मारेंगे, यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे गए हैं, तो अनुसूची 4 में वर्णित है इसकी सीटों की संख्या। संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, संविधान में 12 अनुसूचियां, जिसमें से अनुसूची 4 में प्रत्येक राज्य को कितनी सीटें दी गई हैं ये बताया गया है। ठीक, यदि हम कुल सीटों की अगर बात करें तो अधिकतम संख्या जो संविधान ने स्वीकृति दे रखी है उनकी संख्या है 250। यदि इनको और तोड़ना चाहें तो हम कहेंगे कि 238 सीटें राज्यों और यूटीज से, यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। ठीक, 250 में से 238 सीटें राज्यों व यूटीज से तथा 12 सदस्य इसमें से मनोनीत होते हैं। यदि वर्तमान संख्या की बात करें तो भैया इनकी वर्तमान संख्या है 245, जिसमें से 233 सदस्य
आपके राज्य व यूटी से आते हैं, वहीं 12 सदस्य मनोनीत होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। मैंने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ पढ़ाते समय ये सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वीडियो आप देख सकते हैं लिंक पर जाकर। चलिए, मनोनीत सदस्यों की संख्या की बात करें तो ऑब्वियस है 12 है। अब ये किस क्षेत्र से मनोनीत होते हैं? मनोनीत का मतलब कि इनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ता भैया, ये डायरेक्ट प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद जो है वो राष्ट्रपति को बताती है कि फला 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 को आप मनोनीत कर दीजिए, और राष्ट्रपति मनोनीत कर देता है, यानी डायरेक्ट एंट्री है इनकी राज्यसभा में। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को मनोनीत कर देंगे। किसको करेंगे? इसके 4 क्षेत्र भी संविधान ने बताए हैं कि भैया वह व्यक्ति कला क्षेत्र से होना चाहिए, या विज्ञान क्षेत्र से होना चाहिए, या साहित्य के क्षेत्र से होना चाहिए, या समाज सेवा के क्षेत्र से होना चाहिए। तो आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भैया सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था, तो इनमें से कुछ भी नहीं, वो तो खिलाड़ी, ठीक। तो सचिन तेंदुलकर को इसलिए बनाया गया था, उन्हें समाज सेवा की कैटेगरी में रखकर बनाया गया था, ठीक। सचिन तेंदुलकर ने कई सारी समाज सेवाएं भी की हैं, कई सारे ट्रस्ट, मतलब समाज सेवा के ट्रस्ट भी उनके पास हैं। साथ में ही कई सारे, मतलब कि एक प्रकार से देखें तो भारत सरकार के कई सारे एड्स में भी आप देखते होंगे उन्हें, जो कि जन जागरूकता फैलाते हैं। तो उसके तहत, समाज सेवा के तहत सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया था। अब आगे चलते हैं। यदि इसके निर्वाचन की बात करें तो राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक। अप्रत्यक्ष रूप से इसके सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। अब कौन निर्वाचित करता है कि इसे अप्रत्यक्ष कहते हैं? अभी करते हैं। तो इसके निर्वाचक मंडल की यदि हम बात करें तो इसके निर्वाचक मंडल में संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा, मनोनीत एक सदस्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनीत भी होता है। आप लोगों में से कुछ लोगों का दिमाग ठनका होगा कि यार अब तो बंद हो गया। बंद नहीं हुआ है या ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ख़त्म होने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, ठीक। अभी तक सरकार कोई भी संविधान संशोधन लेकर नहीं है, बस उस पर रोक लगाई कि अब कोई मनोनयन नहीं होगा, ठीक। निर्वाचित सदस्यों द्वारा अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ये किसके द्वारा हो गया? एमएलए द्वारा। यानी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है भैया? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक। इन्हीं के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। अब इस निर्वाचन की रीति को क्या कहते हैं? किस रीति से होता है? तो इसकी रीति होती है भैया, जैसा कि हमने राष्ट्रपति में किया था, ठीक उसी प्रकार से कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ठीक। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के साथ एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका निर्वाचन होता है। यदि इनकी योग्यता की बात करें तो संविधान में कई सारी योग्यताएं हैं, लेकिन हम 2 योग्यताओं पर केवल चर्चा करेंगे। बाकी योग्यताएं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में दी गई हैं, इसलिए केवल जो 2 योग्यताएं संविधान ने निर्धारित कर रखी हैं उनकी बात करेंगे। तो 2 योग्यताओं में ये, एक तो भैया वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक, और दूसरी जो आयु संबंधी योग्यता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उसने 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, ठीक। 30 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ये 2 योग्यताएं हैं जो कि याद रखनी है आपको, बार बार यही एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके विघटन की बात करते हैं कि भैया विघटन कब होगा। तो पहली बात तो राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिए इस चीज़ का, ठीक। राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं होता है, इसलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। दूसरा, चूंकि इसका विघटन नहीं होता, तो अभी आपसे कोई पूछे कि निम्नलिखित में से राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, और दे 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, इनमें से कोई नहीं, तो आप कहेंगे राज्यसभा भैया कोई कार्यकाल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, कितना होता है? 6 वर्ष, ठीक।
अगला याद रखेंगे, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये क्या बला है, चलिए कुछ मज़ेदार चीज़ें करते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं सन, कोई सन ले लेते हैं कि भैया 2010 में कोई काका नाम के व्यक्ति, कोई काका कालेलकर साहब हमारे पिछड़े वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी रहे, इसलिए मैंने ऐसे नाम ले लिया कि 2010 में कोई काका नाम के व्यक्ति आपके राज्यसभा में निर्वाचित होते हैं। ठीक, तो इनका रिटायरमेंट क्या होना चाहिए, 2016 में। ठीक, तो 2010 आएगा, फिर 2012 आएगा, फिर 2014 आएगा। ठीक, काका कालेलकर के साथ अन्य लोग भी निर्वाचित हुए होंगे, और उनसे पहले भी यानी कि 2008 में भी कुछ लोग निर्वाचित हुए होंगे, और 2006 में भी कुछ लोग निर्वाचित हुए होंगे। 2-2 साल का गैप है, देखिए। ठीक, यानी 2006 में जो निर्वाचित हुआ है वह कब रिटायर हो जाएगा, 2012 में। ठीक, तो मान लेते हैं कि 2006 से पहले एक और साल ले लेते हैं तो और अच्छे समझ, 2004 वाला कब रिटायर होगा, 2010 में। ठीक, तो मान लेते हैं 2004 में कोई रामू नाम का व्यक्ति था जो कि नियुक्त हुआ था, जो कि निर्वाचित हुआ था, सॉरी। तो वह क्या कब रिटायर हो रहा है, 2010 में। तो यही रामू 2010 में जैसे रिटायर होंगे, उनकी जगह कौन ले लेगा, काका साहब। अब ये कब रिटायर होंगे, 2016 में। फिर अगले साल 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, उनकी जगह फिर 1/3 सदस्य ले लेंगे, फिर अगले साल रिटायर होंगे 1/3, यानी कि जैसे। और कुछ और सिंपली तरीके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, समझने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना याद रखेंगे काफ़ी रहेगा। जैसे 1/3 यहाँ पर निर्वाचित हुए, ये 1/3 रिटायर होंगे यहाँ पर। ठीक, ये 1/3 बाहर हो जाएंगे, यहाँ पर ये इन कर रहे हैं। ठीक, वहीं 2004 में जो 1/3 थे जो इन किए थे, वो 1/3 2010 में बाहर हो जाएंगे। इस प्रकार से साइकिल चलता रहता है, क्योंकि 1/3 करेंगे 3 बार तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक, अब देखिए, तो आपके मन में ये आ सकता है कि भैया जब पहली बार राज्यसभा का गठन हुआ होगा तब कैसे लोग कांड किए होंगे, या कैसे ये सारी चीज़ें हुई होंगी, सेवानिवृत्त वाला पॉइंट कैसे बना होगा। तो हुआ ये कि जब पहली राज्यसभा का गठन हुआ 1952 में, तो चूँकि 1954 में 2 साल पूरे हो रहे थे, ऐसे में 1/3 सदस्यों को रिटायर होना चाहिए, अन्यथा ये साइकिल बन नहीं पाएगा। इसलिए लकी ड्रा निकाला गया, यानी एक बक्से में पर्ची डाली गई और व्यक्ति का नाम बुलाया गया कि भाई कोई आकर उठाए एक पर्ची। तो व्यक्ति आता था, पर्ची जिसका नाम लिखा था उसका नाम पुकारता था और वो रिटायर मान लिए जाते थे। ठीक, इस प्रकार 2 बार 1954 में और 1956 में ये प्रक्रिया दोहराई गई। इसके पश्चात साइकिल ऑटोमेटिक बन गया। ठीक, अब ये प्रक्रिया नहीं होती है, अब साइकिल बना हुआ है, आराम से चलता रहता है। ठीक, अब देखिए, और कमाल की बात तो ये थी उसमें कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति ने अपने नाम की पर्ची नहीं निकाली थी। ठीक, यानी नहीं निकली थी, निकालना क्या, कोई भी व्यक्ति रिटायर क्यों होना चाहेगा। ठीक, अपने नाम की पर्ची नहीं निकाली थी। अब देखिए, जो 1-2 पॉइंट और भी याद आए मुझे, वो भी कर लेते हैं कि अभी तक राज्यसभा से कितने प्रधानमंत्री हुए, यानी ऐसे कौन से प्रधानमंत्री रहे हैं या प्रधानमंत्री हुए हैं जो अपने कार्यकाल यानी प्रधानमंत्री बनने के दौरान या बनते हुए राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक, तो ऐसे केवल 3 प्रधानमंत्री हुए हैं, तो इनके नाम जान लीजिए। जैसे इंदिरा गांधी जी, HD देवगौड़ा जी, हरदनहल्ली डोंडेगौड़ा देवगौड़ा जी, ठीक, और मनमोहन सिंह जी। ठीक, ये 3 प्रधानमंत्री थे जो कि अपने कार्यकाल के दौरान या अपनी नियुक्ति के दौरान राज्यसभा के सांसद रहे हैं। ठीक, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी आपके वनडे एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इनको भी ये फैक्ट भी कर लेंगे। अभी आपका राज्यसभा का टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, अब हम करने जा रहे हैं राज्यसभा के पदाधिकारी, यानी सभापति और उपसभापति के बारे में। उनकी नियुक्ति कैसे होती है, निर्वाचन कैसे होता है, फिर उनका कार्यकाल कितना रहेगा, और फिर उनका जो है उनकी शक्तियाँ और उनके कर्तव्य कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में खड़ा होकर बोल देता हूँ। तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, या फिर अच्छा तो यही होगा कि आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक, क्योंकि नोट्स बनाएंगे तभी ये सारी चीज़ें आपके जहन में बैठी रहेंगी हमेशा के लिए, अन्यथा स्क्रीनशॉट में क्या होता है, जब
मोबाइल में स्पेस कम होता है तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ही डिलीट होते हैं। इसलिए थोड़ा सा इन चीज़ों को आप लोग नोट्स बनाते हुए मेरे साथ पढ़ते चलिए अब हम करते हैं, अब हम करने जा रहे हैं राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में। ठीक, चलिए अब हम लोग राज्यसभा के पदाधिकारियों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ से ढेर सारा प्रश्न बनता है। ढेर सारा प्रश्न बनने का मतलब बड़ा गूढ़ प्रश्न बनता है, अंदर जाके पूछता है। ठीक, इसलिए ध्यान से समझेंगे तभी से ये समझ में आएगा और तभी हमेशा याद भी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यदि राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात करें तो सर्वोच्च पदाधिकारी राज्यसभा में सभापति और उसके बाद उपसभापति होता है। देखिए इन्हें इंग्लिश में चेयरमैन भी बोलते हैं, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन। ठीक, तो जबकि लोकसभा में जब जैसे अब हम करने जाएंगे ना तो वहाँ पर स्पीकर बोलेंगे, ठीक, अध्यक्ष बोलेंगे। यहाँ राज्यसभा में सभापति और उपसभापति बोला जाता है। अब देखिए सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। पदेन सभापति यानी कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो गया वह व्यक्ति ऑटोमेटिक राज्यसभा का सभापति बन जाता है। और यह परंपरा कहाँ से ली गई है, यह उपराष्ट्रपति के कार्य एवं दायित्व अमेरिकी संविधान से, यूँ कहें अमेरिकी परंपरा से सीधे उठाए गए। ठीक, वहाँ भी उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं होता है। सेम वहाँ भी जैसे वहाँ उपराष्ट्रपति सीनेट का सभापति होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे यहाँ भी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत में भी उपराष्ट्रपति को उसके पद से संबंधित यानी कि उपराष्ट्रपति के रूप में कोई पावर प्राप्त नहीं है। ठीक उसी प्रकार अमेरिका में भी है। ठीक, उसे पावर किस रूप में प्राप्त है, सभापति के रूप में उसे शक्तियां प्राप्त हैं। उसे उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में शक्तियां प्राप्त हैं, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में शक्तियां प्राप्त हैं। थोड़ा हौच पौच होने वाला है तो गौर से देखिएगा। चलिए यदि हम सभापति के कार्य एवं दायित्वों की बात करें तो उसका कार्य क्या होता है कि वह निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत भैया जिससे निर्णय हो सके, और निर्णायक वह मत होता है जब मत बराबर हो जाए, यानी किसी प्रस्ताव या किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष द्वारा की गई वोटिंग अगर बराबर हो जाती है तब उपराष्ट्रपति मत देगा, अन्यथा उपराष्ट्रपति या सभापति मत नहीं देगा। ध्यान रखेंगे, सभापति या उपराष्ट्रपति मत नहीं देगा। ठीक, जब तक मत बराबरी की स्थिति नहीं आ जाती है। और जब वह अपना मत देता है तो उसे हिंदी में निर्णायक मत और अंग्रेजी में उसे कास्टिंग वोट कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्टिंग वोट। ठीक, आगे चलते हैं। कास्टिंग वोट लिख देता हूँ, कास्टिंग वोट। आगे चलते हैं। वह सदन का स्थगन करता है कि भैया अब सदन की कार्यवाही यहाँ समाप्त होती है, नेक्स्ट मीटिंग इतने बजे या कल होगी, जो भी उसे करना होगा वो करेगा। वह सदन की कार्यवाही पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है, मतलब सदन में कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा होगी, कौन कब बोलेगा, ठीक, कौन सा प्रस्ताव पर कौन से प्रस्ताव को आज शामिल करना है चर्चा में कि नहीं करना है, ये सारी के सारे निर्णय सभापति या यूँ कहे उपराष्ट्रपति लेता है। ठीक, आगे चलते हैं। अनुसूची 10 के तहत, जिसमें दल बदल संबंधी कानून है, संविधान की 12 अनुसूची में 10वें नंबर की जो अनुसूची है उसमें दल बदल संबंधी कानून है। इसे भी हम पढ़ेंगे अलग से। 1985 में ये 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी। ठीक, कायदे से इसे भी पढ़ेंगे। तो अनुसूची 10 के तहत जो दल बदल संबंधी कानून है उसके तहत यदि कोई सदस्य अयोग्य हो, किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करना है तो उसका भी निर्णय राज्यसभा का सभापति ही लेता है। ठीक, अब आगे चलते हैं उपसभापति के बारे में। ठीक, उपसभापति देखिए, अब बताइए क्या सभापति का निर्वाचन होता है भैया? निर्वाचन होता है? निर्वाचन नहीं होता है। क्यों? उपराष्ट्रपति जैसे जो उपराष्ट्रपति बनता है वो ऑटोमेटिक सभापति बन जाता है राज्यसभा का, इसलिए उसका निर्वाचन नहीं होता है। तो इस प्रकार प्रश्न बन सकता है कि नहीं। एक गूढ़ प्रश्न बनाता हूँ कि निम्नलिखित में से कौन से पद के लिए निर्वाचन नहीं होता है, या कौन सा पद निर्वाचित नहीं होता है, या कौन व्यक्ति निर्वाचित नहीं होता है। और ऑप्शन दे दिए जाएं, राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक, और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाए तो वहाँ पर आप क्या टिक करेंगे? राज्यसभा का सभापति निर्वाचित नहीं होता है, जबकि उपराष्ट्रपति निर्वाचित है। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति निर्वाचित है लेकिन राज्यसभा के सभापति पद के लिए निर्वाचन नहीं होता है। वो ऑटोमेटिक जो उपराष्ट्रपति बनता है वही सभापति भी बन जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उपसभापति, इसका निर्वाचन होता है। देखिए निर्वाचन जहाँ भी होगा तो लोग वोट डालेंगे।
ध्यान रखिएगा, निर्वाचन जहाँ होगा वहाँ वोट डालेंगे। तो उपसभापति का निर्वाचन होता है, सदस्यों के बीच से ही होता है, यानी कि उपसभापति बनने के लिए यह जरूरी है कि वह आप राज्यसभा के सदस्य हों। ध्यान रखिएगा, ठीक। यानी इसका निर्वाचन सदस्यों के बीच से ही होता है, इसीलिए मैंने लास्ट में पॉइंट लिखा है कि राज्यसभा का सदस्य ना रहने पर वह अपना पद खाली कर देगा। यानी जो व्यक्ति, मान लेते हैं उपसभापति, मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति जो है, जैसे मान लेते हैं कि खड़गे साहब जो है बन गए आपके, या गुलाम नबी आज़ाद बन गए, राज्यसभा के सदस्य हैं, मेंबर हैं इस समय, तो गुलाम नबी आज़ाद उपसभापति बन गए, ठीक। तो उसके बाद क्या होगा, अगर गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है अपना पद खाली आप राज्यसभा का सदस्य नहीं रह जाते हैं, तो ऑटोमेटिक वो उपसभापति के पद से हट जाएंगे, उनको हटाने की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी। जैसे ही कोई व्यक्ति जो राज्यसभा का सदस्य है वही निर्वाचन में, यानी कि इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, अपना नाम दे सकता है कि हम भैया निर्वाचित होना चाहते हैं, और जैसे ही वह निर्वाचित होता है और जैसे उसका कार्यकाल खत्म होता है, उपसभापति पद खाली हो जाता है। समझ में आया? आगे चलते हैं। सभापति, इसका कार्य क्या होता है उपसभापति का, कि यदि सभापति जी अनुपस्थित है, यानी कि उपराष्ट्रपति कोई काम कर रहा होगा, कहीं दौरे पे गए होंगे, ठीक, सभापति अगर अनुपस्थित है तो उसके कार्य एवं दायित्वों का निर्वहन उपसभापति करते हैं, और उनकी शक्तियों का उपभोग भी उपसभापति ही करते हैं। शक्तियों का उपभोग का मतलब भैया देखिए, राज्यसभा में एक कुर्सी पड़ी है, ठीक, ये कुर्सी है आपकी, और इस कुर्सी पे पावर है, व्यक्ति में पावर नहीं है, इस कुर्सी में पावर है। इस कुर्सी पर अगर कोनो गदहा बैठा दिया जाए के, तो उसके पास भी वही पावर आ जाएंगी जो सभापति के पास होंगी, ठीक। तो उस कुर्सी पर बैठ कोई भी व्यक्ति, जो भी व्यक्ति बैठेगा वह सभापति की सारी शक्तियों का उपभोग करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इस कुर्सी में शक्ति है, तो इस कुर्सी पर अगर उपसभापति बैठ गए तो सारी के सारी पावर या शक्ति उपसभापति के पास आ जाएगी। अब आइए, क्या उपसभापति, यदि प्रश्न बनाता हूं मैं कि यदि उपसभापति राज्यसभा का सभापतित्व कर रहा है, ऐसी कंडीशन में क्या हुआ, प्रथमतः मत देने का अधिकारी होगा? गलत जवाब। प्रथमतः मत मतलब सबसे पहले वोट वो नहीं डालेगा, वह निर्णायक मत देगा। देखिए वही पावर, वह क्या देगा? निर्णायक मत। अगर इस कुर्सी पर उपसभापति बैठ गए तो वह निर्णायक मत देगा, यानी कास्टिंग वोट करेगा। निर्णायक मत कब दिया जाता है? जब दोनों पक्ष के मत बराबर हो जाए, यानी वोट दोनों तरफ के वोट बराबर हो जाए, तभी निर्णायक मत देगा। इसलिए इस कुर्सी पर कोई भी बैठेगा तो वह वोट नहीं देगा। वो कब वोट देगा? जब वोट बराबर हो जाएंगे, तब इस कुर्सी पर बैठा व्यक्ति वोट देगा। ठीक यही कंडीशन हम लोकसभा अध्यक्ष के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे इसको। अब देखिए लास्ट पॉइंट ये कर ही चुके हैं कि यदि राज्यसभा का सदस्य कोई व्यक्ति नहीं रह जाता है और वह उपसभापति है तो ऑटोमेटिक उसका पद खाली हो जाता है। त्यागपत्र की बात करें तो उपसभापति सभापति को संबोधित करते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देता है। और पद से हटाने की बात करें तो भैया जो लोग इनको निर्वाचित किए वही लोग हटा भी सकते हैं, ठीक। तो कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा इसे हटाया जाएगा। बहुमत का मतलब 50% प्लस 1 वोट होनी चाहिए, बस। अब आगे आइए, सभापति इनको हटाने संबंधित त्यागपत्र को यहाँ भी देख लेते हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि राज्यसभा का सभापति किसे त्यागपत्र देता है, तो देखो घुमाया है बस और कुछ नहीं। राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देता है? राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, ठीक। तो इसलिए राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देगा। जैसे उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ, ऑटोमेटिक सभापति के पद से खाली। इसलिए सभापति के पद से कौन त्यागपत्र देता है? जो त्यागपत्र देता है किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र। यहां मैं लिख देता हूं, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र, राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र। ध्यान रखिएगा, ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और बड़े घुमावदार फैक्ट होते हैं थोड़ा। तो अगर आप एकदम बेसिक जानकारी रखें, एकदम नॉर्मल तरीके समझेंगे तो समझ में आएगा, और ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो समझ में नहीं आने वाला है, ठीक।
तो ये सारी चीज़, ये सारे फैक्ट थे जो राज्यसभा के पदाधिकारी से आते हैं। अच्छा, एक फैक्ट और रह गया है कि मान लेते हैं सभापति भी नहीं है, ठीक, इनकी बेटी एक भी आओ है, और ये उपसभापति के खास व्यवहारी उपसभापति को भी बुलाए कि हमारी बिटिया की शादी माना, तो उपसभापति भी नहीं है, तो अब कौन सभापति बनेगा भाई? अब कौन इस कुर्सी पर बैठेगा? और सदन चल रहा है, सदन को चलना है उस दिन, तो क्या होगा? तब राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त कर देंगे कि भैया आज फलाने व्यक्ति जाकर इस कुर्सी पर बैठेंगे, तो वह व्यक्ति जाएगा। समझ में आ गया? तो ऐसा प्रश्न भी बन सकता है कि सभापति और उपसभापति के ना होने पर राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? तो आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति। और राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेगा? राज्यसभा के सदस्यों के बीच से ही किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा। ऐसा नहीं कोई बाहरी व्यक्ति बुला लाएगा कि अपने मामा के लड़का कह दिन की जाओ आज तुम सभापतित्व कर लियो जाए। समझ में आ गया? तो इस तरीके के सारे जो फैक्ट बनते थे राज्यसभा के पदाधिकारियों से वो हमने कर लिए हैं। अब अगला टॉपिक करने जा रहे हैं लोकसभा। ठीक, चलिए, तो अब हम लोग करने जा रहे हैं लोकसभा। राज्यसभा हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे लोकसभा, और लोकसभा अनुच्छेद 81 है, अनुच्छेद रटने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें नाम में ही है लोकधन सभा, यानी लोगों की सभा, जनता की सभा, इसलिए इसे दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे जनता की सभा। प्रश्न बन सकता है निम्नलिखित में से जनता की सभा किसे कहा जाता है? यह जनता का सीधा प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो भैया लोकसभा करती जनता की सभा। और चूंकि जनता यहाँ पर सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है कि लोकप्रिय सदन कौन है? तो लोकप्रिय सदन भैया लोकसभा को कहा जाता है। अब इसकी संरचना की बात करते हैं कि इसमें कितने सदस्य हैं, कैसे कैसे सदस्य हैं। तो यदि इसकी संरचना की बात करें तो संविधान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। कितनी? 552। अगर 552 को हम तोड़े तो कह सकते हैं 530 सदस्य आपके राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, 20 सदस्य आपके केंद्र शासित प्रदेश से होंगे, और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए जाएंगे। एंग्लो इंडियन कौन है? जिनके माता या पिता में से कोई एक अंग्रेज था। ठीक, अंग्रेज या यूरोपीय था, सीधा सीधा फंडा। जिनके माता या पिता में से कोई एक यूरोपीय था, उनके जो पुत्र होंगे वो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। ठीक, आगे आते हैं। यदि आधार वर्ष की बात करें कि यह सदस्य संख्या जो 552 की है, यह किस आधार वर्ष को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई है? तो यह है 1971 की जनगणना। ठीक, 1971 की जनगणना, और यह 1971 की जनगणना के आधार पर ही निर्धारित है यह संख्या। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक सांसद था लोकसभा का। ठीक, लेकिन आज यदि देखा जाए तो वही संख्या जो है करीब 20 लाख पहुंच चुकी है। प्रत्येक 20 लाख की आबादी पर एक सांसद है। तो क्या भारत की आबादी जो कि वर्तमान में 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, इसे बढ़ते बढ़ते अगर 200 करोड़ हो जाए तो क्या उतने ही सांसद रहेंगे, उतने ही प्रतिनिधित्व रहेगा? क्योंकि भाई सांसदों का भी कामकाज होता है क्षेत्र में जाकर लोगों की समस्या सुनना। ऐसे में सांसदों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। इसलिए ये कहा गया कि इस 1971 की जनगणना वाले चैप्टर में ये कहा गया कि भैया 2026 तक की यह संख्या निर्धारित रहेगी, यानी 2026 तक केवल 552 संख्या ही रहेगी, और 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी यानी कि 2031 की जनगणना को फिर से आधार वर्ष बनाया जाएगा। तो 2026 तक यह निर्धारित है। अब आगे आते हैं वर्तमान संख्या की यदि बात करें तो वर्तमान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 545। ठीक, इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद रखनी है और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है। इन संख्याओं से, संरचना से प्रश्न डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब यदि इसके निर्वाचन की बात करें तो इसके सदस्यों का निर्वाचन भैया प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है। ठीक, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है इसका इनके सदस्यों का निर्वाचन। और निर्वाचक मंडल की बात करें तो भारत का जो नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वह अपने सांसद को चुन सकता है। कितने वर्ष? यानी भारत का ऐसा नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। ठीक,
18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है। ये कब निर्धारित हुआ था? पहले जब संविधान आरंभ हुआ, या यूँ कहें कि क्वेश्चन ऐसे भी सेंटेंस बनाकर कह सकता है कि संविधान आरंभ होने के साथ ही 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार दे दिया गया। आप कहेंगे गलत जवाब है, क्योंकि 61वें यह प्रावधान लाया गया था 61वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, ये कई बार एग्जाम में संविधान संशोधन का नाम भी पूछा गया है। 61वें संविधान संशोधन 1989, ईयर याद नहीं रखना है। ठीक, 61वां संविधान संशोधन था जिसमें उम्र को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक, 21 वर्ष से घटाकर, पहले देखिए संविधान जब आरंभ हुआ तब मतदान की आयु 21 वर्ष निर्धारित थी, और उसके बाद 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा यह मतदान की आयु 3 वर्ष घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ठीक, अब आगे चलते हैं। कार्यकाल की यदि बात करें तो इसका सामान्य कार्यकाल, इसके सदस्यों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक, और कार्यकाल यदि 5 वर्ष का है तो 5 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होंगे, यानी कि नया चुनाव होगा। लेकिन यदि आपातकाल लग जाए, भैया एक कंडीशन और है, आपातकाल यदि लग जाए तो आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल, क्योंकि आपातकाल के दौरान चुनाव नहीं संपन्न कराए जा सकते, इसलिए आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ठीक, 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, ये प्रश्न बनता है आपका। ठीक, लेकिन मान लेते हैं आपातकाल समाप्त कर दिया जाए, जैसे इंदिरा जी ने 1975 में आपातकाल लगाया तो 1 वर्ष तक वो चला। अगर आपातकाल समाप्त हो जाए तो किसी भी कंडीशन में 6 महीने से अधिक इसका कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता, यानी कि आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के बाद चुनाव अवश्य कराने होंगे। तो ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए कि आपातकाल, इमरजेंसी समाप्त होने के पश्चात 6 माह के भीतर चुनाव संपन्न कराने होंगे। ठीक, ये प्रश्न जो भी बनता है हमने आपको यहाँ पर लिख दिया। अब देखते हैं विघटन। तो विघटन कौन करता है? विघटन का मतलब इसका विघटन हो सकता है या समाप्त हो सकती है। समाप्त का मतलब संस्था नहीं समाप्त होगी, इसके सदस्यों का कार्यकाल समाप्त किया जा सकता है 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही। तो यह विघटन कब होता है भैया? इसका विघटन किया जा सकता है, इसलिए इसे एक अस्थायी सदन भी कहते हैं। ये भी प्रश्न बनता है। अस्थायी सदन हमने राज्यसभा में किया था कि भैया राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है, इसलिए इसे अस्थायी सदन भी कहते हैं। ठीक, यदि विघटन की बात करें तो भैया विघटन करता कौन है? पहला पॉइंट तो यही कि राष्ट्रपति करता है। ठीक, राष्ट्रपति करता है। और कब करेगा राष्ट्रपति इसका विघटन? ठीक, या तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए, तो या तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए। ठीक, या फिर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद समेत या मंत्रिपरिषद ना भी समेत हो तो प्रधानमंत्री जो है अपने पद से इस्तीफा दे दे, ऐसे लिख लेते हैं, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे दे। ठीक, किसको देगा? राष्ट्रपति को दे दे, क्योंकि राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। और एक चीज़ और बता देता हूं कि यदि कभी प्रश्न आ जाए कि प्रधानमंत्री को तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती किसकी? संसद सदस्य के रूप में, यानी लोकसभा के सदस्य। अगर लोकसभा से प्रधानमंत्री तो लोकसभा के सदस्य के रूप में ही उसे सैलरी मिलती है, ना कि प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री की कोई सैलरी नहीं होती, हाँ प्रधानमंत्री की सुविधाएं होती। ठीक, तो देखिए आगे चलकर या तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाए या फिर प्रधानमंत्री अपने पद से
त्यागपत्र दे दे और या फिर मंत्रिपरिषद लोकसभा में, मैं लोकसभा को शॉर्ट में एलएस लिख रहा हूं, लोकसभा में अपना विश्वास मत खो दे या विश्वास खो दे, ठीक, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाता है। विश्वास खोने का मतलब ये है कि जो वर्तमान में सरकार होगी वह अल्पमत में आ जाए, उसके पास बहुमत न रह जाए, क्योंकि लोकसभा में जिस दल का या जिस दल के गठबंधन का बहुमत होता है उसी दल का प्रधानमंत्री भी बनता है, ठीक। तो ये थे आपके लोकसभा से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं हमने सारे के सारे लिख दिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं लोकसभा के आपके जो पदाधिकारी होंगे, जैसे कि राज्यसभा के पदाधिकारी हमने सभापति और उपसभापति किया था, वैसे ही लोकसभा के पदाधिकारी करते हैं और फिर इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। चलिए अब राज्यसभा की भांति हम लोकसभा के पदाधिकारियों पर भी चर्चा करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे नाम देखने को मिलेंगे, जैसे प्रोटेम स्पीकर या जिसे तात्कालिक अध्यक्ष भी हिंदी में कहते हैं, अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहते हैं, उपाध्यक्ष और पीठासीन होने वाले सदस्यों का पैनल एक होता है, उसके बारे में बात करेंगे। आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर हमने राष्ट्रपति के चैप्टर में ही इसे कर लिया था, राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में, वहाँ पर हमने प्रोटेम स्पीकर के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा, ठीक, राष्ट्रपति द्वारा। और कब की जाती है, प्रत्येक नई लोकसभा के गठन पर किया जाता है। यानी कि जैसे मोदी साहब का कार्यकाल 2019 में समाप्त हुआ, ठीक, फिर से नई लोकसभा का गठन हुआ 2019 में चुनाव के पश्चात, तो फिर से एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्त होगी, ठीक। तो राष्ट्रपति द्वारा नई लोकसभा के गठन पर नियुक्ति। अब अगला देखिए, ये तो हो गया। अब इसके काम क्या होंगे भैया, इसके काम क्या होंगे, तो इसके केवल दो काम हैं। नए या मतलब नवनिर्वाचित सदस्यों को, ठीक, या यहाँ पर नवनिर्वाचित शब्द लिख देता हूँ तो ज़्यादा एप्रोप्रिएट बैठेगा। तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना इसका प्राथमिक कार्य होगा, तो इसे लिखेंगे नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। इसीलिए मैं पहले थोड़ा सा स्लाइड में लिख कर रखता हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। आगे चलिए, नवनिर्वाचित सदस्यों को ये शपथ दिलाता है। और दूसरा काम क्या होता है इसका, कि दूसरा काम यही है कि यह राष्ट्रपति द्वारा तय की गई तारीख पर लोकसभा के अस्थायी सदस्य का, ये क्या है, तात्कालिक अध्यक्ष, आप इसे अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। अस्थायी अध्यक्ष यानी स्पीकर के चुनाव को संपन्न कराना, ठीक। तो यहाँ पर मैं सीधा लिखता हूँ, स्पीकर के चुनाव को संपन्न कराना, ठीक। चलिए अब देखिए, इसको इस प्रकार समझ लीजिए कि आप लोग पढ़ते होंगे बार बार, जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो पॉलिटी में पढ़ते होंगे कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक, सच्चिदानंद सिन्हा साहब बिहार के रहने वाले। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने बाद में, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और उसके अस्थायी अध्यक्ष बने सच्चिदानंद सिन्हा जी, बिहार के रहने वाले। और फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान की जो दूसरी बैठक आयोजित हुई उसमें अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ और अस्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी बिहार के रहने वाले थे। चलिए, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या होता है, पहले एक अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाती है। देखिए, संसद के सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, संसद खासकर लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ध्यान रखिएगा, कौन दिलाता है, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर राष्ट्रपति भाई 500, अभी हम करके आए 545 सदस्य हैं, सबको तो जाकर शपथ नहीं दिलाएगा, एक एक लोग आते जाए शपथ देते जाए। ऐसे में वह एक व्यक्ति जो बुजुर्ग होता है, जिसे अनुभव होता है लोकसभा में कई बार रहने का, तो जो बुजुर्ग व्यक्ति जो कई बार लोकसभा का सदस्य रह चुका है उसे बुलाता है अपने केबिन में और उससे शपथ दिला देता है कि अब आप जो है योग्य हो गया, आपको हम प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं, अब आप जाइए, मेरी तरफ से सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाइए और जिस तारीख को मैं तय करूंगा
उस तारीख को आप इस लोकसभा के अस्थाई अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न का, ये देखिए शब्द यहाँ पर यूज हो रहा है निर्वाचन। तो अध्यक्ष का क्या होता है, अध्यक्ष जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं, इसका क्या होता है, निर्वाचन होता है। ठीक, और निर्वाचन होता है तो हम जहाँ पर निर्वाचन शब्द आएगा वहाँ पर निर्वाचक मंडल शब्द भी आएगा कि इसको जब निर्वाचन हो रहा है तो वोट कौन डाल रहा है भैया, तो निर्वाचन होता है कहाँ पर, कौन करता है निर्वाचन इनका, कि इनका निर्वाचन करते हैं लोकसभा के सदस्य। और किस बहुमत के माध्यम से, बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत के द्वारा, बहुमत द्वारा लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही अध्यक्ष का चुनाव भी करते हैं। ध्यान में आया, समझ में आ गया। तो इस प्रकार अब बताइए अगर अध्यक्ष को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, जैसे निर्वाचन हुआ वैसे हटाएंगे भी। अध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रस्ताव लाया जाएगा, उस पर चर्चा होगी, बहस होगी, और फिर यदि सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत के द्वारा या उसके विपक्ष में वोट पड़ जाता है तो लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। ठीक, इसलिए हटाने की प्रक्रिया भी कुछ वैसी ही होगी, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब देखिए उपाध्यक्ष भैया, ठीक, उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन सदस्यों के बीच से ही होता है। तो इसका भी क्या होता है, देखिए निर्वाचन हमने राज्यसभा में किया है कि वहाँ पर उपसभापति का निर्वाचन हो रहा था, ठीक वैसे ही इसका निर्वाचन होता है किसके माध्यम से, वही लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के बहुमत द्वारा। और हटाया कैसे जाएगा भैया, वैसे ही जैसे हटाया जाता था वैसे ही हटाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक पेंच है, पेंच क्या है कि 11वीं लोकसभा 1996, ध्यान दीजिएगा, 11वीं लोकसभा 1996 के बाद यह तय किया गया, अभी समझ में आ जाएगा, यह तय किया गया कि उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल को दिया जाए। ठीक, विपक्षी दल को दिया जाए। आईएएस इस पर एक बार प्रश्न पूछ चुका है। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ। ये तय किया गया यानी एक परंपरा बनाई गई। ये क्या है, यह एक परंपरा है, ना कि संवैधानिक प्रावधान। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार बन सकता है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या निम्नलिखित में से कौन सा सत्य या असत्य, ऐसे बन सकता है। क्या बनेगा कि लोकसभा का उपाध्यक्ष विपक्षी दल का नेता या विपक्षी दल से होता है। आप कहेंगे सही जवाब। अभी इसी को पलट दे, लोकसभा का उपाध्यक्ष संवैधानिक रीतियों के अनुसार विपक्ष को दिया जाता है, तब आप क्या कहेंगे, गलत है। संवैधानिक रीति या संवैधानिकता इसकी कोई नहीं है, या महज एक परंपरा है या रीति बनाई गई। ठीक, याद रखेंगे इसे। उपाध्यक्ष कौन होता है, विपक्षी दल से आता है, लेकिन यह एक महज परंपरा है, रीति है, ना कि यह एक संवैधानिक प्रावधान है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब आगे चलते हैं। तो उपाध्यक्ष, अच्छा दोनों का इस्तीफा दिला देते हैं। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा, वहीं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देगा। ठीक, याद रखेंगे इसे। उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र देना होगा तो देगा। अभी हम इस पर और भी बातें करेंगे। ठीक, अच्छा वहाँ पर राज्यसभा में क्या हो रहा था, पिछली स्लाइड को ध्यान दीजिए कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ऐसे में उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता था तो राष्ट्रपति को देता था, लेकिन उपसभापति किसको देता था, वो सभापति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देता था। ऐसे ढेर सारी कन्फ्यूजन वाली बातें होती, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना, एकदम सिंपल तरीके से समझिए, आपको समझ में आएगा। चलिए अब पीठासीन होने वाले सदस्यों के पैनल की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लोकसभा के प्रक्रिया नियम संख्या 9, ठीक, इनकी संख्या होती है 10 सदस्य होते हैं इसमें, और यह है लोकसभा की प्रक्रिया नियम संख्या 9 से यहाँ पर पीठासीन होने वाले सदस्यों का एक पैनल बना दिया जाता है। जैसे वहाँ पर राज्यसभा में आप क्या किए थे कि भैया सभापति नहीं है तो उपसभापति
चेयर करेगा, यानी उपसभापति अध्यक्षता करेगा। और अगर उपसभापति भी नहीं है तो राष्ट्रपति जिसको बोलेगा वह जो है वहाँ पर बैठेगा जाके कुर्सी पर, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर अध्यक्ष महोदय नहीं है तो उपाध्यक्ष करेंगे अध्यक्षता, और अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है, यानी कि जो कुर्सी भैया बनी है ना, कुर्सी कैसे बनाई थी, कुर्सी कुछ ऐसे ही कुर्सी बनाई थी पिछले में, हाँ, ये जो कुर्सी है ना, तो कुर्सी पर कौन बैठेगा, अध्यक्ष बैठेंगे। अध्यक्ष नहीं है तो कौन बैठेगा, उपाध्यक्ष बैठेंगे। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो 10 सदस्यों का एक पैनल बना दिया गया और उसमें वरीयता क्रम में नामों को सेट कर दिया गया कि अगर ये नहीं है तो फलाने बैठ जाएंगे, ये भी नहीं है तो फलाने बैठ जाएंगे, ये भी नहीं है तो फलाने बैठ जाएंगे। ऐसे करते हुए ये पीठासीन होने सदस्यों के 10 सदस्यीय एक पैनल बनाया गया है। और यह भी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, क्या है, लोकसभा का प्रक्रिया नियम संख्या 9 है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक। ये थे आपके लोकसभा के पदाधिकारी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कि अध्यक्ष की शक्तियाँ और कार्य, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्य। क्योंकि यदि क्वेश्चन इस तरह बन जाए कि भैया लोकसभा का अध्यक्ष संसद का सर्वोच्च पदाधिकारी, आप कहेंगे सही जवाब। संसद का देखिए है तो उपराष्ट्रपति महोदय सभापति राज्यसभा में, ठीक, उपराष्ट्रपति का पद अध्यक्ष से ऊंचा है, लेकिन फिर भी अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष संसद का सर्वोच्च अधिकारी होता है, याद रखेंगे, ठीक। तो अब हम करने जा रहे हैं, अलग से करेंगे अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य, और फिर उपाध्यक्ष को कर लेंगे और हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम लोग लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां, कार्य, दायित्व, ये सारी चीज़ें जो जो पोर्शन बनेगा सब कुछ करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने पहले ही कर लिया कि लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है किसके द्वारा, लोकसभा के ही सदस्यों, निर्वाचित सदस्यों के बहुमत द्वारा उसका निर्वाचन होता है। तो इस पोर्शन को हम नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल, इसका भी कार्यकाल लोकसभा के सदस्यों की भांति सामान्यतः 5 वर्ष ही होता है, परंतु एक यहाँ पर पेंच है जहाँ से प्रश्न बनेगा। पेंच कौन सा है कि लोकसभा के विघटन पर भी स्पीकर नई लोकसभा के गठन तक अपने पद पर बना रहता है, ठीक, अपने पद पर बना रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है भैया कि जब भी पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से जिस प्रकार ऐसे प्रधानमंत्री के पास भी शक्तियां होती हैं कि जब लोकसभा का विघटन हो जाता है, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो भैया सारे सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ठीक, सभी लोग लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं, खत्म, फिनिश। लेकिन कुछ चीज़ें होती जो अपने क्रम में चलती रहती, जैसे लोकसभा का जो स्पीकर यानी अध्यक्ष होता है वह अपना पद खाली नहीं करता है, अपितु नई लोकसभा के गठन होने तक वह अपने पद पर बना रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे प्रधानमंत्री भी अपना पद खाली नहीं करता है, वह नए प्रधानमंत्री के बनने तक अपने पद पर बना रहता है। हालांकि राष्ट्रपति ऐसे प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है, ठीक। तो इस प्रकार के जो फैक्ट बनेंगे हम करते जाएंगे। आगे चलते हैं। उसको पद से हटाया जाना, तो पद से भैया ऐसे नहीं हटा देंगे कि आज प्रस्ताव लाए और पद से हट गया, ठीक। पद से हटाए जाने में कुछ पेच हैं, जैसे कैसे हटाएंगे इसे, पहले तो भैया 14 दिन पूर्व नोटिस दीजिए, 14 दिन पूर्व नोटिस कि भैया हम आपको पद से हटाना चाहते हैं, ठीक। उसके बाद कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उसे हटाया जाएगा, ठीक, बहुमत द्वारा हटाया जाएगा उसे। लेकिन एक चीज और है कि जब भी लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में कोई प्रस्ताव या विचार चल रहा होगा कि भाई इनको हटाया जाना है, हटाया जाने संबंधित कोई प्रस्ताव या संकल्प आया होगा सदन में, तब लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, ठीक, लेकिन वह प्रथमतः मत देगा, वह प्रथमतः मत देगा। ये क्या बला हुई भैया प्रथमतः मत, देखिए जैसे कि हमने
पिछले स्लाइड में किया था कि जो सभापति यानी जो कुर्सी पड़ी है ना राज्यसभा में, उस पर जो बैठेगा व्यक्ति वह मत बराबरी की स्थिति में ही वोट कर सकता है, कास्टिंग वोट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह भी अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत देता है। ठीक, जब मत बराबर की स्थिति होगी, अन्यथा लोकसभा का अध्यक्ष वोट कभी नहीं डालता है। लेकिन जब उसी के खिलाफ कोई प्रस्ताव आ जाए, और चूंकि लोकसभा का अध्यक्ष भैया सदस्य तो है ही है ना, ठीक, ऐसी कंडीशन में अगर लोकसभा के अध्यक्ष के खिलाफ ही कोई प्रस्ताव आ जाए तो वह उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा, अपितु सदस्यों के बीच में जाकर बैठेगा और वह सबसे पहले मत डालने का अधिकारी होगा, वह वोट कर सकता है उस टाइम पर। अब देखिए इसकी शक्तियों की यदि बात करें, अच्छा एक पॉइंट तो हमारा छूट गया है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष सदन का सदस्य नहीं रह जाता है तो वह अपना पद खाली कर देगा, अपनी कुर्सी खाली कर देगा, जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति के बारे में भी किया था। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे इसकी शक्तियों के बारे में। यहाँ से ढेर सारा प्रश्न बनता है तो इसकी शक्तियाँ हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो यही कि वह निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत, और अनुच्छेद भी इसका रट्टा मारेंगे, अनुच्छेद 100। ठीक, अनुच्छेद संख्या 100 रट्टा मारेंगे। ठीक, अगला वह सदन का स्थगन करता है। ठीक, वह सदन के किसी भी सदस्य को उसके आचरण के आधार पर निलंबित कर सकता है, और यह है प्रक्रिया नियम संख्या 374 और 374A के तहत जो है वह किसी भी सदस्य के उसके आचरण के आधार पर निलंबित कर सकता है। खैर वो पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं लिखेंगे। ठीक, अगला देखिए, वह धन विधेयक किस अनुच्छेद में, हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, अनुच्छेद 110। ठीक, वह धन विधेयक को चिन्हित करता है। ठीक, चिन्हित करता है, और ये कितनी बार? 2 बार। ठीक, 2 बार चिन्हित करता है। कब? जब, चूंकि देखिए धन विधेयक को हम अभी इसी के बाद जो चैप्टर हमारा आएगा विधेयक के प्रकार, वहां पर विस्तृत रूप से करेंगे, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। बस इतना जानिए कि धन विधेयक पर राज्यसभा कभी भी मतदान नहीं कर सकती, अपितु केवल चर्चा कर सकती। ठीक, वहीं धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। सबसे पहले कहाँ होगा? लोकसभा में प्रस्तुत होगा। फिर चूंकि राज्यसभा उस पर मतदान नहीं कर सकती, ऐसी कंडीशन में लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे ना, तो उस पर हस्ताक्षर करेंगे राज्यसभा में भेजने से पहले कि भाई साहब ये जो है धन विधेयक है, तो ज़्यादा नेतागिरी नहीं करने का, वोट मत डालिएगा, आप लोग केवल इस पर चर्चा कीजिए और इसको हमें वापस कीजिए। ठीक, तो इस प्रकार धन विधेयक को वह चिन्हित करता है एक बार। दूसरी बार वह राष्ट्रपति जी के पास भेजने से पहले चिन्हित करता है कि भैया राष्ट्रपति जी, ये धन विधेयक है, इस पर आप निलंबनकारी वीटो का यूज मत कीजिएगा कि इसको पुनर्विचार के लिए हमारे पास भेज दीजिए। ठीक, सस्पेंडेड वीटो नहीं लगेगा इस पर या तो आप अनुमति देंगे या नहीं देंगे, बात खत्म। ठीक, या तो इस पर एब्सोल्यूट वीटो लगाएंगे, नहीं देंगे, और या तो फिर आपको अनुमति देनी पड़ेगी, आप इसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। तो यह 2 बार प्रक्रिया करता है। लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक को 2 बार चिन्हित करता है, एक बार राज्यसभा में जाने से पहले और दूसरी बार राष्ट्रपति के पास जाने से पहले, क्योंकि राष्ट्रपति महोदय जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे धन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा या धन विधेयक कानून नहीं बनेगा, और जब कानून नहीं बनेगा तो सरकार भारत की संचित निधि से पैसा नहीं निकाल सकती। देखिए नाम में ये धन विधेयक, मनी बिल। ठीक, आगे चलते हैं कि वह संयुक्त बैठक, देखिए वह संसद की संयुक्त बैठक यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें संयुक्त रूप से बैठकर किसी विधेयक पर विचार करती हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक, अध्यक्षता करता है। ध्यान दीजिएगा, वह संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, और यह अनुच्छेद भी रट्टा मारेंगे, अनुच्छेद
108 के तहत। ठीक, ये भी रटना है। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद यहाँ पर बताए जो रटने वाले हैं भैया। निर्णायक मत अनुच्छेद 100, धन विधेयक अनुच्छेद 110 और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 108। ये थे आपके लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित जो कार्यकाल पद से हटाया जाना, शक्तियाँ, जितना जो कुछ बनता था हमने सब कुछ आपको बता दिया है। अब हम करने जा रहे हैं उपाध्यक्ष के बारे में। ठीक, अध्यक्ष महोदय समाप्त हो गए, अब उपाध्यक्ष को देख लेते हैं एक बार। ठीक, चलिए देखिए, उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन और निर्वाचक मंडल, सेम वही कंडीशन कि निर्वाचन कौन करता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य अपने ही बीच से किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित करते हैं। लेकिन हमने पहले बात कर ली, 11वीं लोकसभा 1996 के बाद यह तय किया गया कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद किसी विपक्षी दल को ही दिया जाना चाहिए, यानी एक पद कम से कम विपक्षी नेताओं के पास भी हो, तो इसलिए थोड़ा सहूलियत बनी रहे। ठीक, ये तय किया गया है, ये रीति है, ये कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, प्रश्न बन सकता है। ठीक, चलिए, तो निर्वाचक मंडल और निर्वाचन हम नहीं करेंगे। इसका भी कार्यकाल भैया 5 वर्ष होता है। ठीक, इसे पद से कैसे हटाया जाता है? कुछ नहीं, कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। ठीक, सेम वैसे ही लेकिन इसको कोई नोटिस नहीं दी जाती है। ठीक, कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा। अब देखिए, इसकी शक्तियां क्या है, इसके कार्य क्या है? कुछ नहीं। जब अगर लोकसभा का अध्यक्ष उपस्थित ना हो, ऐसे में भाई साहब कहाँ जाएंगे? उस कुर्सी पर बैठने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जो कुर्सी हमने पिछले स्लाइड में बनाई थी, इसी कुर्सी पर बैठने जाएंगे। और इस कुर्सी पर हमने जैसे पहले बताया था, इस कुर्सी पर कोई गधा बैठा दिया हो तो वही पावर होंगी जो लोकसभा अध्यक्ष की होती। ठीक, तो शक्तियां कैसी होंगी? लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति पर लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही इसकी शक्तियां होंगी। ठीक, अध्यक्ष की भांति, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की भांति कौन कौन सी शक्तियां होंगी? जो अभी हम करके आए हैं कि भैया वह संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर सकता है। ठीक, वह निर्णायक मत देने का अधिकारी होगा। ठीक, वह धन विधेयक को परिभाषित करने का अधिकारी होगा, यानी धन विधेयक पर 2 बार हस्ताक्षर करने का अधिकारी होगा। ये सारे काम लोकसभा उपाध्यक्ष करेंगे। ठीक, अब देखिए, हम पहले कर चुके हैं कि भैया हम एक दूसरे को क्या करेंगे? त्यागपत्र देंगे। ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। अब देखिए, क्वेश्चन कभी थोड़ा सा उस तरीके से भी बन सकता है कि भैया लोकसभा के फैक्ट जो है प्रथम अध्यक्ष, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, तो ये है आपके GV मावलंकर जी। ठीक, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, प्रथम महिला अध्यक्ष यदि बात करें तो ये है मीरा कुमार जी, बिहार के सासाराम से निर्वाचित हुई थी, हमको याद है आज भी। और यदि अगला पूछा जाए कि लोकसभा के प्रथम ST समुदाय से आने वाले अध्यक्ष, ठीक, तो ये है आपके PA संगमा जी। PA संगमा जी असम से आते थे। ठीक, वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ये PA संगमा जी हैं। तो ये कुछ आपके फैक्ट थे जो कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से प्रश्न वनडे एग्जाम पूछता है। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भी आज यहाँ पर समाप्त होता है। अब लास्ट में हम कर लेते हैं भैया 17 अवसान और स्थगन में क्या अंतर है। ठीक, जैसे हमने कहा लोकसभा का स्थगन कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, जो उस कुर्सी पर बैठा होगा वही सारे काम करेगा। ठीक, तो लोकसभा का स्थगन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तो अब कर लेते हैं स्थगन और 17 अवसान में क्या अंतर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, या इसे अगले वीडियो में करेंगे? नहीं, चलो कर लेते हैं, छोड़िए, कर लेते हैं 17 अवसान और स्थगन में क्या अंतर है। चलिए, अब हम करने जा रहे हैं स्थगन और 17 अवसान के बारे में। ये शब्द आप बार बार सुनते रहते हैं, यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं और 2 ही प्रश्न बनते हैं। इन दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। स्थगन की यदि हम बात करें तो यह केवल एक बैठक को समाप्त करता है। वहीं 17 अवसान में क्या है? सत्रधन अवसान, यानी यह पूरे के पूरे सदन के सत्र को ही समाप्त कर देता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह तय किया था कि संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 महीने का ही गैप हो सकता है। अर्थात
एक साल में संसद की कम से कम 2 बैठकें होना अनिवार्य है। ठीक, तो हमारे नेताओं ने कहा कि हम संविधान से थोड़ा बढ़ के करेंगे, तो हमारे जो नेता लोग हैं उन्होंने कहा हम 3 बैठक करेंगे। जैसे आप लोग जानते भी होंगे शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, बजट सत्र, इनके नाम से भी आप परिचित होंगे। ठीक, तो ये 3 सत्र होते हैं। तो भैया ये क्या करता है, सत्र को ही समाप्त कर देता है, यानी कि सारे सांसद लोग आए, बैठे, विचार विमर्श किए और फिर सत्र समाप्त और कहा गया अब आप अपने अपने घर जाइए। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, बैठक को समाप्त कर रहा है स्थगन में, यानी कि सांसद लोग आए, आज 6 घंटे कामकाज हुआ, उसके बाद अध्यक्ष जो सभापति महोदय या जो चेयर पर बैठा होगा वो बोल देगा कि भैया आज का कामकाज पूरा होता है, कल नेक्स्ट डे हम फला बजे से फिर से मिलेंगे। तो ये क्या हो रहा है कि अगले ही दिन फिर से मीटिंग चालू हो रही है या 2 दिन बाद चालू हो रही है, जब भी वह जो चेयर पर बैठा व्यक्ति है उसने बोला होगा तब चालू हो जाएगी। ठीक, तो ये होता है स्थगन और ये होता है सत्रावसान। सत्रावसान में सत्र ही समाप्त हो जाता है, स्थगन में बैठक समाप्त होती है, सत्र समाप्त नहीं होता है। आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यह सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ शब्द क्या यूज हुआ, पीठासीन अधिकारी। ये नहीं हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, ये शब्द यूज नहीं हुआ। पीठासीन अधिकारी यानी उस कुर्सी पर जो बैठा होगा उसके द्वारा यह काम किया जाएगा। यानी स्थगन कौन करता है, जो कुर्सी पर बैठा है, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे वह लोकसभा में हो। लेकिन जो सत्रावसान है वह केवल और केवल राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाएगा। और सत्राहूत किसके द्वारा होता है, सत्राहूत और सत्रावसान दोनों काम राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर। ठीक, अब अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि भैया स्थगन जो है किसी भी प्रकार के विधेयक या सदन में चल रही किसी भी कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। वहीं सत्रावसान भी वैसे ही है, कोई प्रभाव ये भी नहीं डालता है। लेकिन जब अगले सत्र में उसी पर कामकाज करना हो, यानी जैसे कोई विधेयक हो फंस गया हो, उसी पर कामकाज फिर से चालू करना हो, उस पर जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि विधेयक के 3 वाचन होते हैं, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ठीक, जब मैं विधेयक किसी के बाद पढ़ाऊंगा तो उसमें वाचन पढ़ाऊंगा आपको। तो तीनों वाचन के दौरान मान लेते हैं 2 वाचन तक विधेयक पहुंचा और तीसरा वाचन नहीं हो पाया। ठीक, तो क्या होता है कि अगले सत्र में जो है उस विधेयक पर तीसरा वाचन कराने के लिए एक नोटिस देना पड़ जाता है, बस और कुछ नहीं। तो ये था आपका स्थगन और सत्रावसान संबंधी फैक्ट। ठीक, जो तथ्य बनते थे हमने आपको करा दिए हैं। अब देख लेते हैं, लास्ट में हमारा बचता है कि भैया लोकसभा और राज्यसभा में कि किस राज्य की कितनी कितनी सीटें हैं, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछा गया। ठीक, तो उसको मैं लिख देता हूँ, आप लोग उसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, तो अब हम लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात कर लेते हैं, जहाँ से प्रश्न लगातार पूछे गए हैं। तो यदि इन सीटों की संख्या को देखें तो टोटल कितना, कभी टोटल पूछा जा सकता है तो कितना करेंगे, 545 लोकसभा की, 245 राज्यसभा की, टोटल करेंगे 790। वहीं यदि सर्वाधिक लोकसभा सीटों की संख्या बात करें तो भैया उत्तर प्रदेश में आपकी 80 सीटें हैं, महाराष्ट्र में आपकी 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में आपकी 42 सीटें हैं, लोकसभा की बात हो रही है। बिहार में आपकी 40 सीटें हैं, तमिलनाडु में आपकी 39 सीटें हैं, वहीं मध्य प्रदेश में आपके 29 सीटें हैं। ये थी सर्वाधिक से न्यूनतम की तरफ जाते हुए। फिर आगे भी आप देख लेंगे, अभी मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ। चलिए, सर्वाधिक राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो यूपी में भैया कितनी है, 31। ये दोनों याद रखेंगे, 80 और 31, यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनता है। ठीक, महाराष्ट्र की बात करें तो भैया महाराष्ट्र में आपकी 19 सीटें हैं, तमिलनाडु में आपकी 18 सीटें हैं, वहीं पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों जगह 16-16 सीटें राज्यसभा की हैं। ठीक, इसके बाद आप देखिए यहाँ से प्रश्न लगातार बने हैं, किस राज्य से कितनी सीटें, मिलान के लिए भी आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा एक तरफ से किस राज्य में कितनी सीटें हैं। और बाकी आप ये जो मैप देख रहे हैं इसमें विधिवत विस्तृत रूप से दिया गया है। आप लोग इस मैप को स्क्रीनशॉट इस मैप का ले सकते हैं, अपना ब्लैंक मैप खरीद कर उसमें बना भी सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपने ये सब कर लिया होगा काम। अब देखिए, जितना भी प्रश्न आपकी संसद से बन सकता था मैंने वो सारा का सारा एक ही टॉपिक में कवर किया है। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा होने का ये कारण भी था कि ये टॉपिक लंबा ही है और बीच में मैं ब्रेक करके 2 वीडियो बनाता तो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती, इसलिए मैंने इतना लंबा वीडियो बनाया है। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने हित मित्रों के साथ भी इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसके बाद हम करेंगे विधेयक के प्रकार। ठीक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये सारे विधेयक के टाइप वगैरह सब कुछ करेंगे, कोई भी फैक्ट छूटेगा नहीं। जो लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो गौर से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। हर एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न आ जाते हैं, आप टिक का मार के आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक, व्यवहारिक जीवन से रिलेटेड भी है पॉलिटी, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन गलत होने की संभावना भी अत्यंत कम होती। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद।